बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। अच्छा, इस सेशन में हम लास्ट सेशन की कंटिन्यूएशन में जाएंगे। इन द लास्ट सेशन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रूल्स रिगार्डिंग द लेबलिंग एंड पैकिंग दैट वर इम्प्लीमेंटेड इन 1986। अच्छा, आप में से कोई मुझे रिकॉल कराएगा कि हम कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे? क्योंकि जहां तक मुझे याद आ रहा है हमने इसको कंप्लीट तो बहरहाल नहीं किया था। किसी हद तक हमने डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चंस थे, हेल्दी डिस्कशन था। बस मुझे ये बता दें कि किस हद तक हमने डिस्कस कर लेते हैं, हमें कहाँ से रिज्यूम करना है। मतलब ओपन क्वेश्चन है, कोई भी इसका जवाब दे दे। आवाज तो यकीनन आ रही होगी ना? जब आवाज आ रही है तो इसका कोई ना कोई जवाब बनता है कि सिर्फ ये बता दें कि कहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। रिज्यूम तो हम स्टार्ट से ही करेंगे, शुरू से ही करेंगे, लेकिन मुझे इतना पता होना चाहिए कि लास्ट क्लास में कहाँ तक डिस्कस हो गया था। सर लेबलिंग के रूल्स पढ़ रहे थे। हाँ बिल्कुल, लेबलिंग के रूल्स पढ़ रहे थे। लेबलिंग के रूल्स हमने कहाँ तक देख लिए थे? क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं पिछले सेशन की रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर चुका हूँ, तो कोई एक्सक्यूज नहीं रहता किसी का कि मैं लास्ट क्लास में सेशन में एक्टिवली मौजूद नहीं था। रिकॉर्डिंग भी अपलोडेड है, तो एक दफ़ा जो लोग सेशन में नहीं थे उन्हें देख लेनी चाहिए थी। तो सिर्फ मुझे बता दें कि हम रूल नंबर 2 हमने डिस्कस किया था, 3 तक चले गए थे, 4 तक गए थे, क्या किया था? ठीक है, सही है, कोई मसला नहीं। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, नाम लेके कॉल कर लेते हैं। अब सवाल जवाब जो भी होगा पे खुद ही भुगतते रहना आप लोग। अच्छा, खुर्शीद हसन, आवाज तो आ रही होगी आपको। सिर्फ मुझे बता दें लास्ट क्लास में रूल नंबर 4 तक हम चले गए थे या नहीं गए थे? सर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी अभी। नहीं, मैंने सुनने को कहा भी नहीं था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो लोग सेशन में नहीं थे, थोड़ा सा एक मोरली दे शुड हैव लिसन टू दैट रिकॉर्डिंग। किसी वजह से नहीं आऊंगा ना, कोई अभी जबरदस्ती नहीं कर रहा है, अभी कोई ऐसा चीज भी नहीं है कि हम अटेंडेंस को इंश्योर कर सकें। मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन उन्हें करेंगे तो आप लोगों को मुश्किल होगी। तो देख लेना चाहिए था। खुशी साहब, जी सर। खुर्शीद हसन, पूरा सेशन इस तरह निकालना है तो कोई मसला नहीं है। आई एम मास्टर एट इट। सर ये जो रूल्स पे नहीं जो नहीं, वीडियो बनाई है ना, अब मैं कॉल कर रहा हूँ, अब मैं नाम लेके पूछ रहा हूँ। अब मैं नाम लेके पूछ रहा हूँ, जिसका नाम लेना वही बोलेगा। अरीबा अजहर, अरीबा अजहर, ठीक, सही। हारिस साहब, जी सर। लास्ट क्लास में जो लास्ट सेशन था हमारा लास्ट रिकॉर्डिंग, क्लास में नहीं था सर। कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग तो मैंने अपलोड कर दी है। किसी से पूछा जी पाछा सर, भी वो हो मैं देख लूंगा वो इंस्टा में। कोई मसला नहीं है। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि किस रूल तक हम डिस्कस कर चुके थे, ताकि मैं वहीं से रिज्यूम करूँ। सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, और कोई चीज़ नहीं। मैं सवाल जवाब नहीं पूछ रहा कि क्या था क्या नहीं था। नहीं सर, असल में मसला ये है ना, मैंने भी लिया नहीं है सर, मैं चलो इंशाल्लाह ठीक, लूंगा चलो ठीक है, कम से कम माजरत से। जवाब, कोई मसला नहीं, कम से कम जवाब तो दिया ना आपने। ठीक है, सही है। रमशा सर, ठीक। वजिया शुएब,
हाँ, जी वजीह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपका लास्ट सेशन तो लिया था, लेकिन इस वक्त मुझे याद नहीं कि वो कहाँ पे एंड किया था। चलें, कम से कम इतना है कि लेबलिंग पैकिंग रूल्स हम डिस्कस कर रहे थे। और जी अच्छा, सर। मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या 10 या 11 पर्टिकुलर्स हम डिस्कस किए थे, व्हाट शुड बी प्रेजेंट एट द लेबल, कुछ ऐसा डिस्कस जी किया था? सर। ठीक है। किसी ने एक लेबल भी शेयर किया था, एक लेबल शेयर किया था लास्ट सेशन में, जो लेबल मैंने स्क्रीन पे भी रखा था, ऐसा कुछ हुआ था? जी सर। ठीक है। 11 पर्टिकुलर्स में से किसी दो के नाम बता सकते हैं, कौन से पर्टिकुलर्स लेबल पे मौजूद होने चाहिए? इन 11 पर्टिकुलर्स में से किसी दो का नाम बता दें दैट शुड बी प्रेजेंट ऑन द लेबल। ठीक है, सही है। सर इंग्लिश में उसका नाम था, फार्माकोपियल नेम प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं उसके अलावा उर्दू में प्रेजेंट होना चाहिए नाम, और डेट ऑफ नहीं, एक्सपायरी, वो मैन्युफैक्चरिंग तो डेट। सब चीजें सही हैं, मैंने जिससे पूछा है ना, मैं उसी से जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके सर, सही है। सर मुझे नहीं मालूम। बस ठीक है, देखें इसकी इसमें। वैसे इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम वगैरह होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम, जेनेरिक नेम बोल दें कि होना जी। चाहिए। लाइसेंसिंग नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, एक्सपायरी डेट होती है, मतलब ये बिल्कुल कॉमन चीज़ है। ठीक है। अच्छा देखो, फाइनल में कम से कम इतनी हिम्मत, जरूरत होनी चाहिए, यस और नो तो बोल सको। खामोशी जी। रहेगी ना तो पूरा कैरियर गुमनामी में गुजार दोगे, ये बात याद रखना। तुम लोगों को नहीं कह रहा हूँ, जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। बोलोगे तो पहचाने जाओगे तो तरक्की की सीढ़ियों पे चढ़ोगे, खामोश रहोगे तो या तो एडिशनल स्किल्स हो। बहरहाल, कमिंग बैक टू द सेशन, ड्रग लेबलिंग एंड पैकिंग रूल्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। और लास्ट क्लास में चूंकि टाइम कम था, थर्ड सेशन था जिसमें हमने लेबलिंग एंड पैकिंग के रूल्स डिस्कस करना शुरू किए थे, तो उसे रूल नंबर 3 डिस्कस करके मैंने छोड़ दिया था। और इस रूल नंबर 3 में हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट शुड बी प्रेजेंट एट द लेबल। अगर लेबल पर इन 10 या 11 चीजों में से एक चीज मिसिंग होगी तो आप इसको मिस ब्रांडेड ड्रग डिक्लेयर कर सकते हैं। मिस ब्रांडेड ड्रग की डेफिनेशन अब आप लोगों को याद होगी, रिकॉल कराने की भी जरूरत नहीं है, कम से कम 2 से 3 दफा हम डिस्कस कर चुके हैं। मिस ब्रांडेड ड्रग पहली डेफिनेशन ही स्टार्ट होती है उसकी, दैट इज डिस्कसिंग अबाउट द ड्रग विच इज नॉट लेबल्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ठीक है। अच्छा, तो अगर हम एक क्विक रिव्यू लें कि इनमें कौन कौन से पर्टिकुलर्स मौजूद होने चाहिए। पहला पर्टिकुलर जो लिखा था, that should be present on the label. First is the registered name of the drug, you can call it the brand name. अगर वो ब्रांड नेम है तो इसके फौरन बाद immediately following the registered name, international non proprietary name। ठीक। इसी तरीके से अगर जेनेरिक नेम या नॉन प्रोप्राइटरी नेम एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल नई ड्रग है या आपने अभी उसका नाम नहीं रखा या कोई भी रीजन है, तो फिर आप उसे केमिकल नेम जरूर लिखेंगे। मतलब कुछ ना कुछ इन तीनों चीजों में कवर किया गया है कि आपको आइडेंटिफाई करना है इसको किस नाम से पुकारेंगे। अगर ब्रांड नेम से पुकार रहे हैं, तो उसके बाद नॉन इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम भी होना चाहिए, या जेनेरिक नेम मौजूद हो या केमिकल नेम मौजूद हो, जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकें। क्योंकि ब्रांड नेम तो कोई भी एबीसी लिख देगा, एबीसी वॉट नहीं पता, किताबों में एबीसी नहीं लिखा होता, ज्यादातर किताबों में जेनेरिक नेम से बात हो रही होती है। दैट वाज अबाउट द नेम। नेम के बाद फिर ये जो डिटेल्स हैं, जो सब क्लॉजेस हैं, इसको अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे। आफ्टर नेम कम्स मैन्युफैक्चरर का नाम, उसका एड्रेस, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, और कौन सा एड्रेस होगा ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल दी थी मैंने, जैसे जाफा के कराची में एक से ज्यादा प्लांट है, किसका नाम आएगा, मतलब एड्रेस कहाँ का आएगा, हेड ऑफिस का एड्रेस आएगा या प्लांट का एड्रेस आएगा। अगर प्लांट का एड्रेस आएगा तो किस प्लांट का एड्रेस आएगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर,
आप लोगों ने लेबल अक्सर देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो आज काइंडली जरूर देख लीजिएगा। एक ML नंबर लिखा होगा या मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर लिखा हुआ होगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर that should be present, date of expiry should be there। उसके बाद उर्दू वर्जन की बात करेंगे। जब उर्दू वर्जन की बात करेंगे तो उर्दू वर्जन में ड्रग का नाम, जो आपने ऊपर के 3 जो क्लॉजेस हैं उसमें देखा था, नाम, डोजेज, इंस्ट्रक्शंस, ये तीनों उर्दू में भी मौजूद होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद फिर आप बात कर रहे हैं बैच नंबर की। बैच नंबर शुड बी प्रेजेंट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इन सबको हम काउंट करेंगे तो फिर इन सब की काउंटिंग के बाद 10 से 11 पर्टिकुलर्स बने दैट शुड बी प्रेजेंट ऑन द लेबल। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो रिस्पॉन्स आया तो मेजॉरिटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन आस्किंग द क्वेश्चन और एनहांसिंग देयर अंडरस्टैंडिंग, सो नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें जो मैंने स्किप किया था वो ये किया था कि आप क्लॉज सी देखिएगा। क्लॉज सी के बाद जब हम देख रहे हैं सब क्लॉजेस 1 2 3 4 5। अच्छा, अब इसमें क्या चीज लिखी है, इसमें जो लिखने की मतलब जो बताया गया है वो ये कि आप स्ट्रेंथ को या उसको मेंशन कैसे करेंगे। मतलब आप लोग टैबलेट देखते हैं, जनरली आप टैबलेट देखते हैं तो टैबलेट के ऊपर लिखा होता है कि ईच टैबलेट कंटेन्स इतना इतना अमाउंट। या अगर आप सिरप और सस्पेंशन के लेबल को ध्यान में लेकर हैं, लेबल क्लेम को, तो उसमें लिखा होता है कि ईच ml कंटेन्स दैट मच अमाउंट या दैट मच मिलीग्राम ऑफ दैट ड्रग। तो यहाँ पर लिखा गया कि अगर आपकी किस प्रिपरेशन में किस तरीके से आपको इस डोजेज को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें ओरल लिक्विड प्रिपरेशन, ठीक, ओरल लिक्विड प्रिपरेशन में इन टर्म्स ऑफ कंटेंट पर स्पेसिफाइड वॉल्यूम, और वॉल्यूम को ml में मौजूद होना चाहिए। ये रीजन है कि आपको हर लिक्विड में, अब ओरल लिक्विड प्रिपरेशन है, आप काउंट कर लें, सिरप, सस्पेंशंस, सॉल्यूशंस, इमल्जन, कोई भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं और ओरल की बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि ईच ml ऑफ दैट प्रिपरेशन कंटेन इतना इतना कंटेंट। ठीक, इसलिए इस वजह से आपको लेबल पर ml लिखा हुआ मिलता है, एवरी 10 ml या एवरी 5 ml नहीं मिलता। हालांकि जो डोज लिखी होती है, डोज वहां पर किस फॉर्म में होती है, ml में नहीं होती। डोज जनरली टी स्पून या टेबल स्पून की फॉर्म में होती है। जनरली आप में से कोई बताएगा एक टी स्पून की कैपेसिटी कितनी होती है? टी स्पून जहाँ लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है? 3 ml, 5 ml, 8 ml, 10 ml, कितना ml? 5 ml। 5 ml, ठीक है। तो अगर टी स्पून लिखा हुआ है तो आप ऑटोमेटिकली लेंगे ईच 5 ml कंटेन्स। डोज लिखिए कि 1 टेबल स्पून पिलाएं तो 1 टेबल स्पून का मतलब है कि 5 ml, और लेबल क्लेम होगा कि ईच ml ऑफ दैट प्रिपरेशन कंटेन इतना। तो फिर आप खुद देख लें कि 1 टेबल स्पून में आप कितना दे रहे होगे। अच्छा, इसके बाद सेकंड में आ रहे हैं इन केस ऑफ लिक्विड पेरेंटल प्रिपरेशन। अब वहां पर ओरल प्रिपरेशन की बात हो रही थी, यहाँ पर पेरेंटल प्रिपरेशन की बात हो रही है। तो इसमें अब आप बात कर रहे हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम और डोज के, इसमें कितनी परसेंट है, मतलब 3%, 2%। अगर आप लोग गौर करें, आमतौर पर जो कॉमनली आपको नजर आते हैं डिक्लोफेनिक सोडियम के एम्प्यूल्स या वाइल्स आपको मिल रहे होते हैं, जो कॉमनली आपको नजर आ जाते हैं। आप इसकी स्ट्रेंथ देख लीजिएगा, स्ट्रेंथ किस तरीके से लिखी होगी कि या तो ml में लिखा होगा कि पर ml कितना परसेंट है, परसेंटेज कितनी है ड्रग की। ईच ml की वहाँ बात नहीं होगी, 1 या 2 ml की बात हो रही होती है वहाँ पर। जब 1 या 2 ml की बात हो रही होती है तो फिर आप को इतना, मतलब अगर आप इस तरीके से डोज रिप्रेजेंट करेंगे दैट विल नॉट बी प्रैक्टिकल, क्योंकि आपको एट अ टाइम पूरा कंटेंट इस्तेमाल करना है, कंटेंट आप उसके अंदर छोड़ नहीं सकते। सब क्लास 1 में हमने ओरल लिक्विड प्रिपरेशन की बात की थी, इसमें यह था कि आप इसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हो, तो जितना ml आप निकाल रहे हो तो उसमें आपको डोज बतानी है। सेकंड में लिक्विड पेरेंटल प्रिपरेशन की बात करें, इसमें जनरली आप वन टाइम यूज के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वाइल्स, जनरली वन टाइम यूज के लिए है, तो इसमें आप परसेंटेज के हवाले से बात कर रहे होते हैं। जब वाइल्स की बात करेंगे जो कि मल्टीपल यूज के लिए है, तो वहां पर थोड़ा चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। अच्छा, नंबर 3 में आप आ जाते हैं। तो नंबर 3 में बात आ रही है इन केस ऑफ ड्रग्स इन सॉलिड फॉर्म इंटेंडेड फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। कोई एग्जांपल देंगे, ये क्या चीज होती है? ड्रग्स इन सॉलिड फॉर्म इंटेंडेड फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या हो सकता है?
सर ये पाउडर फॉर्म में होता है ना, फिर उसको हमने जो है ठीक है, सस्पेंशन वगैरह बनाते हैं, फिर ठीक है, administer करते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, नहीं सस्पेंशन नहीं बनाते इसकी, ये जी। पेरेंट्रल है, ये पेरेंट्रल है, सस्पेंशन नहीं बनाएंगे, सोल्यूशन ही बनेगा इसका। पेरेंट वो सस्पेंशन फिर वो उसकी होती है जो कि आप ओरल ले रहे होते हैं ना, बड़ी कॉमन एग्जांपल ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं हमारी सिफ्टाइन वगैरह होती हैं, वो कॉमन एग्जांपल आते हैं, आप उसका सस्पेंशन बनाते हैं, ड्राई सस्पेंशन बनाते हैं, फिर पानी डाल के आप इसको सस्पेंशन बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। सब क्लॉज 3 में बात हो रही है उन सॉलिड फॉर्म की जो कि पेरेंटली आप एडमिनिस्टर करेंगे। तो यहाँ पर जो आपने सॉलिड इस्तेमाल किया है इसके अंदर आप वाटर फॉर इंजेक्शन ऐड करते हैं, पाउडर है, वाइल के अंदर पाउडर है, फिर आप वाटर फॉर इंजेक्शन लेते हैं, वाटर फॉर इंजेक्शन ऐड करते हैं एज पर द स्पेसिफाइड डायरेक्शंस, और फिर आप प्रिपरेशन बना रहे थे। यहाँ पर आपको लेबल क्लेम जो मेंशन करना है, लेबल क्लेम आपको वेट या यूनिट पर मिलीग्राम या ग्राम या पर कंटेनर के तौर पर रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, टैबलेट के केस में in the case of tablet, capsule, pill or other units as the case may be, and other preparation in terms of percentage by weight or volume or unit per milligram per gram और ml। अच्छा, अब इसमें इनको इस तरीके से आप लेकर जाएं कि जब आप ये सॉलिड डोजेज फॉर्म की बात कर रहे होते हैं तो या तो आप परसेंट बाय वेट की बात कर लें, सॉरी नहीं, इसमें परसेंट बाय वेट की तरफ आप जा सकते हैं, या आपके ऊपर है, या आप पर ग्राम आप कंटेंट स्पेसिफाई कर दें, लिक्विड है तो आप पर ml के लिए ऐसे स्पेसिफाई कर दें। बस इतना कर दें कि आप चूंकि यूनिट डोज दे रहे हैं तो एक यूनिट जो आप इस्तेमाल करेंगे उस यूनिट में कितनी डोज होनी चाहिए इतनी पता होनी चाहिए पेशेंट को। रिकैप, लिक्विड, सस्पेंशन, सिरप की बात की, पर ml स्पेसिफाई करेंगे आप इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफाइड वॉल्यूम। अब आप पर यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से अगर मैं बात करूँ ml से हम बात कर रहे हैं, यहाँ से कहीं ये मतलब निकल रहा है कि आपको कंटेंट पर ml बताना है। अगर आपने कंटेंट पर 5 ml बता दिया तो क्या रूल्स की वायलेशन होगी? आप लोग का क्या ओपिनियन है इस हवाले से? आई एम टॉकिंग अबाउट द सब क्लॉज 1 जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, हाईलाइट मैंने किया हुआ है। इसमें सिर्फ मुझे ये बता दें कि इन द लाइट ऑफ दिस सब क्लॉज क्या आपको पर ml ही कंटेंट मेंशन करना है या आप पर 5 ml भी कंटेंट मेंशन कर सकते हैं, या पर 10 सर ml भी मेरे ख्याल कंटेंट में मेंशन अगर कर दें? पर जी, ml अगर मेंशन करेंगे तो हम जो है वो डोज कैलकुलेशन फिजिशियन के लिए आसान हो आसान हो जाएगी, जाएगी। बिल्कुल ठीक है, सबके लिए आसान हो जाएगी, सबके लिए आसान हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एग्री। इन वर्डेंसी बेसिस पर मतलब अब हम लीगल एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, अब लीगल एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, लेबल डिजाइन हो रहा है, लेबल डिजाइन करने के बाद प्रूफ रीडिंग के लिए आपके पास आया, प्रूफ रीडिंग के लिए आपके पास आया तो उसमें लिखा हुआ है कि ईच 5 ml कंटेन दैट मच अमाउंट ऑफ ड्रग। आप क्या कहेंगे, ओके सही है जाने दो, या आप कहेंगे नहीं यार इसको पर ml लिखो? आप लोग का क्या ओपिनियन होगा? क्योंकि आपका आपके पास प्रूफ रीडिंग, आपके पास फाइनल चेक के लिए आया है, इस टेक्स्ट को पढ़ के आपके जहन में क्या आता है? पर ml होना चाहिए या पर 5 ml भी पर पे ओके? एनी आइडिया? क्योंकि पहली पहली रीडिंग है, इससे सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कीजिए प्लीज। जी जी, पर 5 ml भी ओके रहेगा क्योंकि ये कह रहे हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम पर स्पेसिफिक वॉल्यूम बिल्कुल ठीक, हो। बिल्कुल ठीक, वो बिल्कुल तो ठीक, बिल्कुल ठीक पॉइंट, बिल्कुल सही आपने बताया। इसमें आप 5 ml पर 5 ml भी लिख सकते हैं, पर 10 ml भी लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखते हुए मुख्तलिफ लेबल्स को अगर आप गौर करेंगे ना, इवन जो घर में इस्तेमाल होती हैं सिरप वगैरह रखे होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको पर ईच 5 ml भी मिल जाएगा, खास तौर पर वो जिनका बड़ा वॉल्यूम आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। जिनकी छोटे वॉल्यूम आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं वहां पर ml की तरफ ही आप जाते हैं। ठीक, रिकैप करते हुए सेकंड टाइम पर जब आप आए तो हमने पेरेंटल प्रिपरेशन की बात की, यहाँ पर आप परसेंटेज की टर्म्स में बात कर रहे हैं। ठीक, थर्ड में जब आप आए पेरेंटल प्रिपरेशन तो यहाँ पर भी आप यूनिट वेट और यूनिट आप पर मिलीग्राम या पर ग्राम या पर कंटेनर आप करा रहे हैं, बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस साथ बता दें कि ईच कंटेनर जो एक एम्प्यूल है, इस पूरे एम्प्यूल में 50 मिलीग्राम ड्रग मौजूद है। आप ये भी लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें अगर टोटल 1 ग्राम है तो उस 1 ग्राम में से 500 मिलीग्राम ड्रग है।
तो यहाँ पर पूरी ये रेंज दी हुई है कि आप इसको पर ml भी मेंशन कर सकते हैं, पर ग्राम भी मेंशन कर सकते हैं, या पर कंटेनर भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक, टैबलेट कैप्सूल्स और अदर प्रिपरेशन में परसेंटेज बाय वेट या वॉल्यूम या यूनिट पर ग्राम और ml एज द केस है। जैसे टैबलेट में बड़ा कॉमन है कि ईच यूनिट कंटेन, कहीं कहीं लिखा होता है कि ईच टैबलेट कंटेन 50 मिलीग्राम ऑफ दैट ड्रग, 500 मिलीग्राम ऑफ दैट ड्रग। अच्छा, एक चीज जरा सा आप लोग मुझे हेल्प आउट करेंगे। आप लोगों ने यकीनन जितनी डर्मल एक्सटर्नल यूज की जो प्रिपरेशंस देखी होंगी, कॉमनली आप पॉलीफेक्स वगैरह हो गई या किसी भी किस्म की कोई क्रीम हो गई, इसमें लेबल पर स्ट्रेंथ को किस तरीके से मेंशन करते हैं? ईच ग्राम कंटेन्स या क्या, किस तरीके से होता है? थोड़ा सा जनरली सही जवाब गलत की नहीं, क्योंकि इस वक्त आपके सामने कोई लेबल भी नहीं होगा। जनरल जो आपकी मेमोरी जहां तक काम कर रही है वो बता दीजिए। सर इस वक्त मेरे हाथ में एक सर, टॉपिक प्रिपरेशन है नॉवेजन के नाम से, उसके अंदर जो है वो पर्सन वेट बाय वेट की स्ट्रेंथ लिखी ठीक है, ठीक है, ये देखिए, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। परसेंट बाय वेट नॉर्मली जो इस तरह की सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं, सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस में आमतौर पर आप परसेंटेज की टर्म से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास किसी किस्म की कोई मेजरिंग डिवाइस इनके साथ आती नहीं है कि आप इंश्योर करें कि आपने 1 ग्राम या 500 मिलीग्राम पेस्ट ही ट्यूब से बाहर निकाला है। कोई ऐसी श्योरिटी नहीं है। लिक्विड्स में आप कर सकते हैं, आपका मेजरिंग कप या मेजरिंग स्पून आपको दे दिया। टैबलेट कैप्सूल में बात हो सकती है कि आपके पास एक कैप्सूल या एक टैबलेट है, लेकिन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप परसेंटेज की तरह से बात करते हैं कि इस टोटल कंटेंट में इतना परसेंट ड्रग है, बाकी परसेंट इनएक्टिव है। ठीक, कोई और सवाल है तो डिस्कस कर लें, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहला टारगेट मेरा है कि आज एक सेशन या थोड़ा सा और 15-20 मिनट और लेके कम से कम इसको हम डिस्कस कर लें। कोई भी क्वेश्चन इस हवाले से, कोई लेबल है आपके पास, लेबल आप लोगों ने पढ़ा है, उसके हवाले से कोई भी सवाल है तो ठीक है, आप लोग पूछ सकते हैं। या कि अगर अभी फौरी तौर पे कोई सवाल जहन में नहीं है तो इट्स ओके, आप क्वेश्चन अपने जहन में रख सकते हैं। थोड़ी देर के बाद मैं फिर क्वेश्चन की सेशन की तरफ जाऊंगा, तो उस वक्त आप मुझसे शेयर कर लीजिएगा। अच्छा, रूल ठीक है, रूल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। रूल नंबर 4, हेडिंग लेबलिंग ऑफ ड्रग फॉर इंटरनल यूज। अब इंटरनल यूज की कौन सी ड्रग होगी? इसमें अब इंटरनल यूज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ड्रग की डेफिनेशन भी आपने देखा था। जो भी आप एक्सटर्नल यूज के अलावा, मतलब स्किन के अलावा आप इस्तेमाल करें ना बॉडी के अंदर, आप इसे लेकर जा रहे हैं या इसकी रूट है। देखें, एक तो आपने एक्सटर्नली यूज का इंटेंशन थी कि ये स्किन से एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, वो इंटरनल यूज के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि आपने उसको यूज एक्सटर्नली किया है, उसका इफेक्ट बाद में बेशक कुछ भी आ रहा है, जिसे आप यूज ही इंटरनली कर रहे हो, ठीक है, वो तमाम ड्रग्स इसके अंदर आ जाएंगी। और इसमें ये कह रहे हैं कि आप इसके लेबल पे क्या करेंगे, इसके लेबल पे नंबर 1 और नंबर 2 ये चीजें मेंशन जरूर होंगी। अब टेक्स्ट को जरा सा गौर से पढ़ते हैं। मैंने कहा कि लेबल ऑफ कंटेनर मीन फॉर इंटरनल यूज, ठीक है, एक्सेप्ट ड्रग स्ट्रिप और फॉइल में या ब्लिस्टर में या कोलैप्सिबल ट्यूब में हो उसके छोड़ दें। और रूल नंबर 3 में जो कुछ भी है, रूल नंबर 3 में क्या था? रूल नंबर 3 में जो हमने 10 या 11 पर्टिकुलर डिस्कस किए थे वो सब मौजूद होने चाहिए, ठीक। और बात क्या आ रही है? इन एडिशन टू दोज पर्टिकुलर्स, ये चीजें मौजूद होनी चाहिए कि अगर कोई सब्सटेंस इसके अंदर मौजूद है जो कि शेड्यूल में, अब शेड्यूल क्या होता है? इन्होंने कहा है कि अगर ऐसा सब्सटेंस है उस ड्रग के अंदर जो कि शेड्यूल में लिस्टेड है, तो आपको ये टेक्स्ट जरूर लिखना है, एग्जैक्टली ये टेक्स्ट जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है। इसको आप सिमिलर, सिनोनियम या पैराफ्रेजिंग नहीं करेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है एज इट इज इसी तरीके से आपको लिखना है। टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। यहाँ तक है कि आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को RMP भी लिख देंगे तो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि शेड्यूल क्या होता है रफली, जनरली? सही जवाब नहीं चाहिए, बस एक हिंट दे दें मुझे कि वो क्या होता है शेड्यूल और कहाँ होते हैं। टेबल जिसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, टेबल होते हैं। मुझे अगर मैं इन रूल्स के शेड्यूल होंगे कहीं, कहाँ होने चाहिए? शुरू में होने चाहिए, कोई एक खास रूल नंबर होगा, इस तरह शॉर्ट टाइटल वगैरह शुरू में होता है, रिपील एंड सेविंग होती है, इसी तरह शेड्यूल शुरू में होगा या आखिर में होगा? शेड्यूल कहाँ होना चाहिए?
स्क्रॉलिंग करते हैं। शुरू में तो मुझे नहीं मिला था शेड्यूल, इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का थोड़ा इशू है। इवन ड्रैप की साइट पे जो रूल मौजूद है वो भी इसी तरीके के हैं, तो शायद आपको शेड्यूल अलग से हेडिंग में नजर ना आए। दिस इज द शेड्यूल। ठीक, शेड्यूल लिखा हुआ है। शेड्यूल क्या है? एक वो टेबल है जिसे आप लेंथ की वजह से मतलब ज्यादा एक्सप्लेनेशन की वजह से टेक्स्ट में की फॉर्म में लिखना मुश्किल है, तो आप उसको शेड्यूल में डाल देते हैं। देखिए यहाँ पर शेड्यूल है। शेड्यूल किस चीज का दिया हुआ है? उन ड्रग से नाम दिए गए हैं जिन्हें आप प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट ही सेल कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन के अलावा आप उन्हें सेल नहीं करेंगे। तो अभी हम जब बात कर रहे थे रूल नंबर 4 की, रूल नंबर 4 में ये बात आ रही थी कि ड्रग्स में उन 13 पर्टिकुलर्स के अलावा आपको ऐड क्या करना है? आपको ऐड ये करना है कि अगर वो ड्रग शेड्यूल में शामिल है तो आप उसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखेंगे कि टू बी सोल्ड, जो टेक्स्ट लिखा हुआ मुझे एग्जैक्टली याद है ना, टू बी सोल्ड सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब शेड्यूल में कौन सी ड्रग्स हैं? सीएनएस स्टिमुलेंट, और यहाँ से लेकर नंबर 6 तक ये एक लिस्ट आ गई है। वो ड्रग जो इन कैटेगरीज में से किसी भी एक कैटेगरी को फुलफिल करती होगी उसके लेबल पर उन 10-11 पर्टिकुलर्स के साथ साथ आपको टू बी सोल्ड ऑन ऑन प्रिस्क्रिप्शन टेक्स्ट देख लेते हैं। सामने स्क्रीन पर ले आते हैं और देख लेते हैं। ये टेक्स्ट आपको लिखना है। अगर जो ड्रग इन क्वेश्चन है उस ड्रग को आप शेड्यूल में ढूंढ लें, शेड्यूल में अगर वो ड्रग मौजूद है तो उसके लेबल पर उन 10 पर्टिकुलर्स के अलावा ये चीज भी आनी चाहिए। प्लस जो ड्रग आपके पास है उस ड्रग में अगर 3% वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पर अगर आप डिटरमाइन करें तो 3% से ज्यादा अल्कोहल है, ठीक, तो भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? इस पे थोड़ा सा बताएंगे क्या करना पड़ेगा। अगर इसमें 3% अल्कोहल, 3% से ज्यादा अल्कोहल मौजूद है तो स्टेटमेंट क्या देनी पड़ेगी? और क्या इधर कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है या अपनी मर्जी की स्टेटमेंट दे सकते हैं? इस वक्त मैं इस सब क्लॉज की बात कर रहा हूँ, सब क्लॉज 2 ऑफ रूल नंबर 4। अगर आपकी ड्रग में अल्कोहल मौजूद है और अल्कोहल है 3% से ज्यादा तो स्टेटमेंट क्या देंगे? क्योंकि अगर आप इसकी कंटिन्यूएशन में बात करें ना 1 और 2 की, तो यहाँ पर ये बात आ रही है कि इन एडिशन टू द पर्टिकुलर्स मेंशन इन द रूल नंबर 3 आपको ये पर्टिकुलर्स मेंशन करने हैं। अगर वो ड्रग शेड्यूल में मौजूद है तो आपको टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखना पड़ेगा। दूसरा ये कि अगर उस ड्रग में अल्कोहल मौजूद है 3% से ज्यादा तो क्या करना पड़ेगा? आप में से कोई ऐड करेगा इसमें? कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट है या अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिख देंगे? सर मेरे ख्याल से अल्कोहल भी शेड्यूल में ही आता है ना, तो यही स्टेटमेंट लिखेंगे जो ऊपर उसमें था चले सब क्लॉज में। चले सब इसको क्लॉज देख में लेते हैं। चले मैं इसको अभी हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आपने कहा कि अल्कोहल शेड्यूल में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है ना शेड्यूल, इसलिए हम देख लेते हैं शेड्यूल को। शेड्यूल को हमने देखा तो इसमें अल्कोहल एक्चुअली आ नहीं रही है। कभी कभी मतलब मुख्तलिफ क्लासेस में डिस्कस करते हैं ना तो लोग नार्कोटिक से इसको लिंक कर देते हैं। नार्कोटिक नहीं है अल्कोहल, सीएनएस स्टिमुलेंट की कैटेगरी में एज सच आती नहीं है। यूटिराइन मोटिलिटी मतलब डायरेक्ट इसका यूज नहीं है, तो अल्कोहल इन 6 कैटेगरीज में आती नहीं है। बाकी आप कह सकते हैं कि भाई अगर आप फंक्शन के लिहाज से जाएं तो शायद ये साइकोट्रोपिक या नार्कोटिक में आ जाए, लेकिन लीगली इसको बिल्कुल अलग कर दिया है। नार्कोटिक सब्सटेंसेस के हवाले से एक्ट है, उसमें भी अल्कोहल शामिल नहीं है। ठीक है, तो अल्कोहल इन जगहों में ना शेड्यूल में भी आ रही है, शेड्यूल में इनफेक्ट नहीं आ रही है। अगर शेड्यूल में आती तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी, इसे नंबर 1 के लिए ऐसे चले जाते, लेकिन चूंकि शेड्यूल में नहीं आ रही है और यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि 3% से ज्यादा अगर अल्कोहल मौजूद हो तो फिर आप एक स्टेटमेंट देंगे, मतलब एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है, आप खुद मेंशन कर देंगे, एक स्टेटमेंट खुद लिखेंगे कि इस प्रोडक्ट में इतनी % अल्कोहल मौजूद है, ये लिखना जरूरी है। अब टेक्स्ट को दोबारा पढ़ते हैं। If it contains not less than 3% by volume alcohol, a statement given the quantity of alcohol in terms of average percentage by volume of absolute alcohol in the finished product.
आप 3% के बाद आपको ये बताना जरूरी है कि इस प्रोडक्ट में अल्कोहल मौजूद है। क्योंकि वजह क्या है, क्योंकि जो पेशेंट यूज करे ना वो बेखबरी में अल्कोहल इस्तेमाल ना करे, क्योंकि अल्कोहल हम सबको पता है कि इस्लाम में हराम है, आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसलिए आपको मेंशन करना जरूरी है कि पेशेंट को पता हो कि जो दवा इस्तेमाल कर रहा है उसमें 3% से ज्यादा अल्कोहल मौजूद है, जो कि थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। इस वजह से अल्कोहल की स्टेटमेंट यहाँ पर लिखनी है। और ये रूल बने हैं 1986 में, 1976 या 77 में गालिबन उस वक्त अल्कोहल पाकिस्तान में डिक्लेयर हो गई कि पाकिस्तान में ये प्रोहिबिटेड है। इस वजह से यहाँ पर स्टेटमेंट ऐड की गई है, इससे पहले शायद ऐसी स्टेटमेंट मौजूद नहीं थी। दूसरी चीज ये है कि जब अल्कोहल का कंटेंट ज्यादा होता है तो वो लोग जो कि अल्कोहल से थोड़ा उन्हें प्रॉब्लम है या अल्सर की सिचुएशन है, तो अल्कोहल के ज्यादा कंटेंट से वो उन्हें पहले से पता चल जाए, तो आपको दोनों सूरतें में ये चीज बतानी पड़ती है। नंबर 5 की अगर हम बात करें तो नंबर 5 में लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल यूज के लिए ड्रग है, तो फिर इससे हम क्या करेंगे। अब इसमें इन्होंने एग्जांपल दी है कि जैसे क्रीम्स, लिनेमेंट्स, लोशंस वगैरह। इनमें अगेन वही जुमला आ गया कि इन एडिशन टू द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी इन रूल 3, मतलब वो तो 11 पर्टिकुलर्स आने ही आने, उसके अलावा आपको ये टेक्स्ट लाजमन लिखना है, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, दिस इज अ मस्ट। शॉर्ट हम करेंगे, क्या करेंगे, एक्सटर्नल यूज के लिए एक ड्रग है, उसकी एग्जांपल दे दी क्रीम, लिनेमेंट, लोशन, तो इसके लेबल पर आपको फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली लिखना है। ठीक, इसी तरीके से जो फिजिशियन सैंपल्स हैं, फिजिशियन सैंपल्स की जो लेबलिंग है, उसके लेबल पर आपको in addition to, again वही जुमला, in addition to the particulars required to be given under these rules, ये टेक्स्ट जरूर मौजूद होना चाहिए, फिजिशियन सैंपल नॉट फॉर सेल, ये पूरा टेक्स्ट इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। ठीक, तो अब आप ये देखें, आपको जहन में क्या चीजें रखनी है, जहन में आपको रखनी है रूल नंबर 3 में जो पर्टिकुलर्स हैं 10 या 11 फिंगर टिप से फौरन याद हो जाएंगे, कोई इसका मसला नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट के यूज पर या उसके अंदर जो कंटेंट मौजूद है उसकी बेसिस पर आप लेबल में एडिशंस कर रहे हैं। कहाँ पर क्या एडिशन करनी है, अब यहाँ से आप देखते हैं आखिर तक अब पूरे रूल्स में यही लिखा हुआ है, कोई नई चीज नहीं लिखी हुई। नंबर 7 की बात करें, लेबलिंग ऑफ ड्रग फॉर गवर्नमेंट सप्लाई। अगेन इसका जो लेबल होगा जो आप गवर्नमेंट सप्लाई कर रहे हैं, तो इस पर आपको गवर्नमेंट सप्लाई का वर्ड लिखना है। ठीक, अच्छा, इसमें जो है ना रूल्स थोड़े चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिकॉल करूं समवेयर इन 2003 और 4 मे बी 2, इसमें कहीं ऐसा था कि गवर्नमेंट सप्लाई में ऐसा हो रहा था कि गवर्नमेंट सप्लाई होती है ना ड्रग, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो जाती हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का बड़ा ऑर्डर होता है, अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर होता है, जिससे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का ऑर्डर मिलकर जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी को अच्छा खासा उन्हें फायदा होता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लेते हैं लोएस्ट बिट को, जो सबसे कम पैसों में उनको दवाई दे रहा होता है। तो जब उनके पास आती है तो ये कुछ शिकायत थी, कॉमन थी, अभी भी हो रही होंगी, कि वो जो गवर्नमेंट सप्लाई को जो ड्रग गई है वो लोकल मार्केट में बिकती हुई नजर आई। तो उसका फिर ये किया गया कि जो पैकिंग होगी, पैकिंग लेबल के ऊपर तो रूल तो ये कहते हैं 1986 का कि आप गवर्नमेंट सप्लाई लिख दें। गवर्नमेंट सप्लाई आपने लिख दिया, ठीक, लेकिन उसको आप कई तरीके होते हैं कि आप उसे मिटा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, स्टैंपिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं। तो जो ये बात करूँ एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं आ रहा, 2002 या 3 की बात है, उधर फिर एक और चीज कही गई कि अब जो पैकिंग होगी इसकी, वो पैकिंग की ग्रीन कलर की होगी। ग्रीन कलर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल कलर, तो इस लिहाज से होगी। तो आप मुख्तलिफ चीजें करते रहते हैं। इस वक्त एज पर रूल क्या चीज है कि गवर्नमेंट सप्लाई का वर्ड जरूर इसमें मौजूद होना चाहिए। तब तक हमने रूल नंबर 7 तक चीजें डिस्कस की हैं। सेशन की ड्यूरेशन मेरे पास हो रही है एक्सपायर, मैं सेकंड सेशन पे आ रहा हूँ और इसमें ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। बस ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि अगले सेशन में रूल नंबर 13 तक है, बस 13 तक हम इसे डिस्कस कर लें और अमेंडमेंट इसके बाद जो है अमेंडमेंट को पढ़ने का तरीका डिस्कस कर लें। मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो मैं इसे अभी यहाँ पर एंड कर रहा हूँ इस सेशन को, और अगले सेशन को हम इमीडिएटली मैं आप लोग को लिंक भेजता हूँ, तो आप उसे फॉलो करके ज्वाइन कर लीजिएगा।